गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा फैक्टर्स इफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड्स। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस को इफेक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर का एड्सॉर्प्शन पे क्या फ़र्क पड़ता है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बाय सॉलिड्स या ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड्स। कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन गैस की ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। ठीक है, देखिए हमें एक चीज़ पता है कि जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या होता है। एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ठीक है, कि एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, एक सॉलिड की सरफेस के ऊपर आपकी गैस आती है, तो मतलब उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, मतलब वो क्लोज आती हैं। और जब भी दो स्पीशीज कोई क्लोज आती हैं तो उनके बीच एनर्जी रिलीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। देखो गैस आ रही है, गैस के पास बहुत ज़्यादा क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो जब वो सॉलिड की सरफेस पे आएगी तो वो वहाँ पे रेस्ट में हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी गैस के मॉलिक्यूल्स की। अगर एनर्जी कम हुई है तो वो कैसे हो सकती है, अगर एनर्जी रिलीज़ हो जाए तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अब ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होती ही रहती है। एक सॉलिड की सरफेस के ऊपर जब गैस एड्सॉर्ब होने आएगी, मान लेते हैं जैसे ये सॉलिड की सरफेस है, इसके ऊपर गैस एड्सॉर्ब हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जितनी मर्जी गैस आएगी इसकी सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब हो जाएगी। कुछ ही गैस जो है वो इसकी सरफेस के ऊपर आके एड्सॉर्ब हो सकती है। उसके बाद क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। उसके बाद क्या आ जाती है, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, जिसमें क्या होता है, जितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही होगी उतनी ही गैस यहाँ से डिसॉल्व भी हो रही होगी, मतलब उतनी ही गैस यहाँ से निकल भी रही होगी। जितनी सरफेस के ऊपर आ रही है उतनी ही गैस यहाँ से रिमूव भी हो रही होती है। मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब कोई गैस इसकी सरफेस के ऊपर आके कंडेंस होती है, एड्सॉर्ब होती है, तो उसका मतलब क्या, वो कंडेंस हो रही है। तो मतलब जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है, अगर कोई गैस यहाँ से जा रही है तो मतलब गैस इवेपोरेट हो रही है। तो मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब एड्सॉर्प्शन होता है तो कुछ समय के बाद क्या होता है, आपका जो इस कंडीशन, ये जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, इसमें क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। मतलब अब जितनी गैस एड्सॉर्ब होगी ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड उतनी ही गैस वहाँ से रिमूव भी होगी। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि मतलब कितनी ही गैस इसके ऊपर एड्सॉर्ब, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस ही आपकी एड्सॉर्ब हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर। उसके बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, जितनी नई गैस डिजॉल्व होगी फ्रेश गैस, उतनी पुरानी ऑलरेडी एड्सॉर्ब गैस जो है वो यहाँ से निकल जाएगी। क्लियर? तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बनती है, गैस हमारा यहाँ पे क्या है, एड्सॉर्बेट, ठीक है, एंड सॉलिड हमारा यहाँ पर क्या है, एड्सॉर्बेंट। तो इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होती है तो क्या बनता है, आपका एड्सॉर्प्शन होती है। ठीक है, क्या होती है, एड्सॉर्प्शन होती है। और साथ में क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो क्या होगा, हीट रिलीज होती है। क्या होती है, हीट रिलीज होती है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पर जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा इस तरीके से लिख रहा हूँ। एक्चुअली अगर सही लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, गैस प्लस सॉलिड, दोनों के बीच में कुछ समय के बाद क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी, और क्या बनेगा, एड्सॉर्प्शन होगी और साथ में कुछ हीट निकलेगी। क्लियर? अब ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है वही रेट ऑफ क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। मतलब दोनों एड्सॉर्ब होके दोनों के बीच में एड्सॉर्प्शन भी हो रही है और
एड्जॉर्प्शन होने के बाद गैस वहाँ से निकल के भी बाहर जा रही है। अब अगर इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर मैं रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो आपको पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ली चैटलर प्रिंसिपल वर्क करता है, ली चैटलर प्रिंसिपल वर्क करता है। ठीक है, तो अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम आ चुका है रिएक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम पे कोई अगर हमारी कंडीशन होती है, कोई भी रिएक्शन हमारी है, कोई भी प्रोसेस हमारा जब इक्विलिब्रियम पे होता है तो अगर हम उसकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, उस चेंज को अनडू कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस टेम्परेचर को कम कर देगा। ठीक है, अब टेम्परेचर कम जो है वो किस डायरेक्शन में हो सकता है या कैसे हो सकता है, अगर टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लिया जाए, हीट को अब्जॉर्ब कर लिया जाए तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हीट की जो एब्जॉर्प्शन है, जो हीट की एब्जॉर्प्शन है वो किस डायरेक्शन में हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन प्लस हीट से गैस और सॉलिड बन रहा है, तो रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा, और टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में हो सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन प्लस हीट से गैस और सॉलिड बन रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इस रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा। क्लियर, तो इसका मतलब क्या, अगर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा तो मतलब बैकवर्ड शिफ्ट होने से एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस उल्टा चल रहा है, मतलब गैस अलग हो रही है, सॉलिड अलग हो रही है, मतलब एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एड्जॉर्प्शन क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्लियर, तो हम लोग कह सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, मतलब एड्जॉर्प्शन हमारी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेस। क्लियर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होता क्या है बेटा, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखो जब गैस किसी सरफेस के ऊपर आके एड्जॉर्ब हो रही है तो वो कंडेंसेशन होगी, और जब वहाँ से गैस निकलेगी तो वो क्या होगा, इवेपोरेशन। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे दोनों प्रोसेस एक ही रेट से चलते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जितनी गैस कंडेंस हो रही है उतनी वहाँ से इवेपोरेट भी हो रही है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के इफेक्ट को अनडू करने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल। तो रिएक्शन कहाँ भागेगी, रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एड्जॉर्प्शन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर, ओके। अच्छा, अब ये जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, मतलब कितनी गैस एड्जॉर्ब हुई है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इज expressed in terms of x upon m। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन मतलब कितनी गैस एड्जॉर्ब होती है वो उसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ x अपॉन m, वेयर x हमारा यहाँ पर क्या है, वेयर x इज द अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट। x क्या है हमारा कि कितना अमाउंट एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्ब हुआ, और m हमारा क्या है, m इज द मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, मतलब कितने मास ऑफ एड्जॉर्बेंट पे कितना अमाउंट गैस का एड्जॉर्ब हुआ, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। कोई भी गैस जब एड्जॉर्ब होती है एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर तो वो कितनी वो एड्जॉर्ब हो रही है, उसका एक्सटेंट कितना है एड्जॉर्ब होने का, उसको लिखा जाता है x अपॉन m की फॉर्म में, वेयर x हमारा क्या होता है कि कितना अमाउंट एड्जॉर्ब हुआ है एड्जॉर्बेंट का, और m क्या होता है, मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट, मतलब कितने मास ऑफ द एड्जॉर्बेंट के ऊपर कितना अमाउंट जो है वो गैस का एड्जॉर्ब हो रहा है या एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्ब हो रहा है। क्लियर, ठीक। अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमारी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, इसको हम लोग ग्राफिकली भी बता सकते हैं। मैंने अभी बात की ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हमारा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, तो हम लोग x अपॉन m जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कितना डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम उसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं। ठीक है, हम उसको ग्राफिकली भी बता सकते हैं। जैसे ये देखो x अपॉन m, ये क्या आ गया, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन,
और यहाँ पे आ गया टेम्परेचर। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन हमारे पास बेटा दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास फिजिकल एड्जॉर्प्शन होती है और एक हमारे पास केमिकल एड्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, और एक होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, तो दोनों में ही हम लोग ग्राफ बना के देखेंगे कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ क्या ग्राफ आता है। देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है, ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या है आपको पता है, नॉर्मल फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ जो एड्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज ही होता रहता है। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि नॉर्मल फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, नॉर्मल फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर, तो वो टेम्परेचर जैसे बड़ा होगा तो वो फिजिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे वंडर वॉल होगी, तो वो जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा कि जब टेम्परेचर बहुत कम है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो टेम्परेचर बहुत कम है तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो देखो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इस केस में यहाँ पर जब इतना टेम्परेचर है हमारे पास तो इतना एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, तो कंटिन्यूसली क्या करता है, डिक्रीज करता है। किस केस में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, जिसको हम लोग फिजियोप्शन भी बोलते हैं, PHYSIORPTION, फिजियोप्शन भी बोलते हैं या फिजिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अच्छा केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, केमिकल बॉन्ड बनती हैं ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। तो आपको पता है केमिकल बॉन्ड तभी बन सकती है जब आपके एड्जॉर्बेट का जो मॉलिक्यूल है और वो जो आपका एड्जॉर्बेंट का मॉलिक्यूल है जिसके बीच में बॉन्ड बननी है, उनके पास क्या हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन पर एवरेज एनर्जी होती है मॉलिक्यूल के पास, तो उनको एक्टिवेशन एनर्जी के अमाउंट की एनर्जी को गेन करना पड़ता है, उनको कुछ एनर्जी को गेन करना पड़ता है ताकि वो अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड तक लेके जा सके और प्रोडक्ट बना सके। और एवरेज एनर्जी से थ्रेशोल्ड तक जाने के लिए जो एनर्जी को गेन करना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। तो जब हम लोग क्या करते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में, स्टार्टिंग में जब हम लोग टेम्परेचर देते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी को गेन करते हैं एज ए एक्टिवेशन एनर्जी, और अपनी एनर्जी को करते हैं किसके बराबर, थ्रेशोल्ड के बराबर। तो जब वो अपनी एनर्जी को बराबर करेंगे थ्रेशोल्ड के बराबर, तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन आपकी इंक्रीज होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो एड्जॉर्प्शन आपकी केमिकल एड्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, वो गेन कर रहे हैं किसको, एनर्जी को एज एक्टिवेशन एनर्जी, और अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। तो अब उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी जब हो जाएगी ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास, तो सरफेस के ऊपर क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। अच्छा, अब जब सरफेस के ऊपर प्रोडक्ट बनेंगे तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो टेम्परेचर बढ़ाने से जो जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही होती है किसकी, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं स्टार्टिंग में क्या, मॉलिक्यूल्स। लेकिन आपको पता है कि जब हम ज़्यादा ही बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल बॉन्ड भी टूट जाती है। स्टार्टिंग में तो वो यूज़ करेंगे एज एक्टिवेशन एनर्जी, लेकिन अगर हम बहुत ही टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो केमिकल बॉन्ड भी टेम्परेचर बढ़ाने से टूट जाती है। तो इनिशियली क्या करता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है केमिकल के केस में, केमिकल एड्जॉर्प्शन के केस में वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे हम फर्दर रो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर क्या होती जाती है, वो भी डिक्रीज होती है। क्लियर, स्टार्टिंग में क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमारा बढ़ता है क्योंकि मॉलिक्यूल एनर्जी को गेन करते हैं एज एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक समय के बाद जब बहुत टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके बाद फिर एड्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से केमिकल बॉन्ड भी टूट जाती है, तो वहाँ से मॉलिक्यूल छोड़ के सरफेस जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगी, आपकी एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से रेगुलर डिक्रीज आता है, इसमें एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन में। लेकिन केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, मतलब एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बाद जो एड्जॉर्प्शन है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर, अच्छा, तो अब ये जो ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पर, ये जो ग्राफ हमने बनाया, ये जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ये हम कैसे बनाते हैं, ये हम लोग ये अपने ध्यान रखना है, ये ग्राफ बनाया जाता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे।
इस ग्राफ को बनाते हुए प्रेशर को चेंज नहीं किया जाता। एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये दोनों ग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है। और जब हम ग्राफ बनाते हैं एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उस ग्राफ को बोला जाता है क्या, एड्जॉर्प्शन आइसोबार, ठीक है। जो पीछे हमने ग्राफ बनाया किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर के बीच में एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एड्जॉर्प्शन आइसोबार। एड्जॉर्प्शन आइसोबार, एड्जॉर्प्शन आ गया एड्जॉर्प्शन के लिए और आइसोबार किसके लिए आया, आइसो मतलब सेम, प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट pressure is called as adsorption isobar, ठीक है। एक ग्राफ बिटवीन एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, x1m क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एड्जॉर्प्शन आइसोबार, मतलब एड्जॉर्प्शन एट सेम प्रेशर। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे अगले फैक्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच।